हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी आई एम विद एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है दोस्तों। आज हम शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे भाग 2 इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और जैसा कि हम हमेशा करते ही हैं, हम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। हम सीधे अपने विषय बिंदु पर आते हैं। तो बिना किसी देरी के हम दोस्तों, इस शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे भाग 2 ये थोड़ा ज़्यादा लंबा है, इसलिए मैंने इसके दो भाग बनाए हैं। ये लेसन 2 भागों में डिवाइड करके मैं पढ़ाऊँगा आपको। पहले भाग में परीक्षा, अनुभविक साक्ष्य, शिक्षण अधिगम सामग्री और होश का तो प्रायोजना कार्य, ये 4 टॉपिक करवा दूंगा। शेष बचेंगे वो अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सीखने के प्रतिफल, मूल्यांकन, इनके बारे में। तो आज हम सबसे पहले ये परीक्षा यानी पूछना और अनुभविक साक्ष्य, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले परीक्षा अर्थात पूछना बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति के विकास हेतु पूछते न कक्षा में बच्चे हमारे से, गुरुजी से पूछते हैं, तो वे अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आगे से आगे प्रश्न पूछते जाते हैं और जिससे उसके दिमाग का विकास भी होता है। तो बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति के विकास हेतु 1962 में रिचर्ड शकमैन ने इस प्रतिमान का विकास किया था। कौन से का? परीक्षा। और यह है आगमन और निगमन विधियाँ होती है ना, उनमें से आगमनात्मक विधि पर आधारित है। बस इतना याद रख लो एक बार है। दूसरा है अनुभविक साक्ष्य। अनुभविक अर्थात अनुभव किया। अगर हम ताजमहल के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, हो सकता है हमने ताजमहल की यात्रा की, ताजमहल गए, वहाँ जो कुछ देखा, अवलोकन किया। देखना, अवलोकन अर्थात देखना। हमने वहाँ जो कुछ देखा उसको अपने डायरी में लिख लिया, तो अवलोकन पर आधारित है ये। अवलोकन करके तथ्य एकत्रित करना। वहाँ जो कुछ हमने देखा उनको अपने डायरी में लिख लिया और डायरी में लिख कर घर आ गए, और साथ में घर आने के बाद आगमन यानी जो भी आंकड़े हमने इकट्ठे किए थे वहाँ, उन आंकड़ों को घर आकर दोबारा पिरोएंगे। जो महत्वपूर्ण नहीं है उनको अलग निकाल दिया, और जो महत्वपूर्ण है उनको फिर एक क्रम से लिखेंगे, आगमन से निगमन यानी उदाहरण से नियम की ओर। तो ये फिर हम एक सार के रूप में सारांश निकालेंगे उनका, और बाद में परीक्षण करेंगे। परीक्षण करने के बाद अंततः मूल्यांकन किया जाता है। तो ये तो हम प्रोजेक्ट में पढ़ेंगे सारा का सारा मामला। हमें इतना याद रखना, अनुभविक साक्ष्य क्या होता है और परीक्षा परीक्षण ये क्या होता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। परीक्षा परीक्षण और अनुभविक साक्ष्य, उसके बाद में आता है शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्री। साथियों, इसका अर्थ क्या होता है? ऐसी सहायक सामग्री जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, रोचक बनाते हुए अधिगम प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है। ऐसी सामग्री जो शिक्षण अधिगम का अर्थ होता है सीखना, सीखने की जो प्रक्रिया है विद्यार्थी की, उसको और तेज बनाती है यानी प्रोत्साहित करती है सीखने की प्रक्रिया को, वही शिक्षण अधिगम सामग्री होती है। इसमें हम निम्न प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे मनोविज्ञान के आधार पर, तकनीकी के आधार पर, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर है। तो मनोविज्ञान के आधार पर 2 प्रकार से हम शिक्षण अधिगम सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री है उसको 2 प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। परंपरागत है एक, तो मनोविज्ञान ने माना है कि परंपरागत जो पहले से चली आ रही हैं वे अधिगम सामग्री, जैसे श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड,
ब्लैक का अर्थ होता है काला, काले का अर्थ मतलब होता है श्याम। तो श्याम पट्ट, ब्लैक बोर्ड को कहते हैं श्याम पट्ट पुस्तकें। ये प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं, ये तो सारे परंपरागत साधन हैं। और दूसरा आधुनिक तरीके के जो साधन हैं जैसे दृश्य श्रव्य सामग्री, ये आधुनिक रूप में हम उपयोग में लेते हैं। तो इनमें क्या आता है, टेलीविज़न, टेलीविज़न की सहायता से बच्चों को पढ़ाना, कंप्यूटर की सहायता से बच्चों को पढ़ाना, लिंगुआ फोन है, टेप रिकॉर्डर है, चाहे कोई भी है, दृश्य सामग्री है और श्रव्य भी है साथ में। टेलीविज़न है, नाटक है, नाटक दृश्य दिखाई देता है और श्रव्य सुनाई भी देता है। तो ये टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, ये सारे के सारे क्या हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री में आते हैं। दूसरा, तकनीकी आधार पर यहाँ भी दो प्रकारों में विभाजन किया गया है। एक तो कठोर उपागम, एक मृदुल उपागम। कंप्यूटर में हम कठोर उपागम और मृदुल उपागम को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, लेकिन जिसका कंप्यूटर का नॉलेज जिसको नहीं है उनको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि कठोर उपागम, जो कठोर का मतलब कड़ा, बस ऐसे समझ लो, कड़ा कठोर, और मृदुल अर्थात मुलायम, जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, हार्डवेयर तो कठोर उपागम हो गया और सॉफ्टवेयर हो गया मृदुल उपागम। श्यामपट्ट हार्ड कठोर, टेलीविज़न हार्ड कठोर, टेप रिकॉर्डर हार्ड कठोर, ये तो कठोर उपागम। लेकिन मृदुल मुलायम रेखा चित्र है, चार्ट है, मानचित्र है, ये सारे के सारे क्या हैं, मृदुल उपागम या कोमल उपागम में आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, कठोर या हार्ड, मृदुल या कोमल, सॉफ्ट मुलायम। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, ज्ञानेंद्रियाँ हमारे आँख, नाक, मुँह है, ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। किनका? शिक्षण सहायक सामग्री का। एक तो श्रव्य सामग्री, श्रव्य का मतलब होता है सुनना, जिसको हम सुनते हैं, रेडियो की सहायता से बच्चों को पढ़ाना। लिंगुआ फोन, लिंगुआ फोन जो भाषा को ट्रांसलेट करता है, इनकी सहायता से बच्चों को पढ़ाना, ये सुनने वाली सामग्री होती हैं। टेप रिकॉर्डर है, वह भी सिर्फ सुनाई देती है। तो ये रेडियो है, लिंगुआ फोन है, टेप रिकॉर्डर है, इस प्रकार से श्रव्य सामग्री जो हम सुनते हैं, देख नहीं पाते हैं, वो। एक होती है दृश्य सामग्री, जिसको हम देखते हैं, जैसे अखबार है, ग्राफ है, स्लाइड है, हम किताब पढ़ रहे हैं, तो वो भी क्या दृश्य सामग्री है। और दृश्य श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य दोनों साथ में लिखे हैं। इसका मतलब दृश्य दिखाई भी देती है, श्रव्य सुनाई भी देती है। दृश्य श्रव्य दिखाई और सुनाई दोनों, ये नाटक है, दृश्य श्रव्य सामग्री में आता है। टेलीविज़न दृश्य श्रव्य सामग्री में आता है, क्योंकि साथ में सुनाई भी देता है। टेलीविज़न में अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है तो हमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी दे रहा है। तो ये कंप्यूटर है, ये दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। किसके आधार पर है? ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, मनोविज्ञान के आधार पर, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर है। अब हम इस श्रव्य दृश्य सामग्री को निम्न प्रकार भी समझने जा रहे हैं। जैसे प्रक्षेपित, कई बार आया है ये, प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित सामग्री। ये प्रक्षेपित शब्द है, ये बहुत कन्फ्यूज़ करता है, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज करता है, और ये शब्द प्रश्न में दे ही दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है साथियों? कई सामग्री ऐसी होती हैं, जब हम 12वीं कक्षा में, लगभग आपने चित्रकला सब्जेक्ट लिया होगा या भूगोल सब्जेक्ट लिया है, तो वहाँ कोई चार्ट बनाना होता था, या
कोई चित्र बनाना होता था, वो चित्र बनाने के लिए आप क्या करते थे, एक डिब्बा ले लिया, इस डिब्बे में एक बल्ब रख दिया या कोई दीपक रख दिया, इसके ऊपर एक शीशा, डिब्बे के अंदर क्या है, दीपक है, ऊपर एक पारदर्शी शीशा रख दिया। और इस शीशे के ऊपर पारदर्शी क्यों रख दिया, क्योंकि ये दीपक हमें दिखाई दे रहा है, ऊपर से शीशा ऊपर रख दिया है लेकिन ऊपर से दीपक दिखाई दे रहा है। हाँ दोस्तों, कोई इसका प्रयोग जिसने पहले नहीं किया वो करना चाहे तो एक बात ध्यान रखना, इसमें चाहे बल्ब हो चाहे कुछ भी हो, ये गर्म होकर शीशा टूट भी सकता है, तो ध्यान रखना। हम सिर्फ समझ रहे हैं एक बार। तो शीशा ऊपर रख दिया, शीशे के अंदर से हमें दीपक दिखाई दे रहा है, ये अंदर से अंदर वाला। अब हम इसके ऊपर जो भी चार्ट है या पेज है जिस पर हमें चित्र बनाना, वो इसके ऊपर रख देंगे। और सॉरी, पहले हम उस चित्र को रखेंगे, चित्र को शीशे के ऊपर रख दिया, वो चित्र पूरा का पूरा हमें दिखाई देगा। और फिर उसके ऊपर, चित्र के ऊपर पहले शीशा, फिर चित्र, फिर उसके ऊपर हमारा जो पेज है जिस पर हमें चित्र बनाना, वो पेज रख दिया। अब वो चित्र हमें सीधा का सीधा दिखाई देगा और हम पेंसिल की सहायता से सीधा ऊपर लाइन ऐसे खींच देंगे, चाहे हम पेंटर हैं या नहीं हैं, लेकिन ये चित्र हमारा बहुत ही शानदार बनेगा। तो ये इस प्रकाश, मान लीजिए ये दीपक बंद हो जाए, दीपक बुझ जाए अंदर से, तो क्या हमें दिखाई देगा, ये ऊपर चित्र दिखाई नहीं देगा। ये चित्र तभी दिखाई देगा जब ये अंदर बल्ब है या दीपक जल रहा है। तो जो इसमें देखिए प्रक्षेपित सामग्री में मैं काफ़ी ज़्यादा समय ले रहा हूँ। प्रक्षेपित सामग्री इसे दिखाने के लिए किसी प्रकाश स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। तो ये प्रकाश का स्रोत है, ये दीपक, इसकी आवश्यकता पड़ी हमें चित्र बनाने के लिए या चित्र देखने के लिए। तो बनाना नहीं, हमें चित्र देखना। सर्वदर्शी सामग्री में जो हम चित्र दिखा रहे हैं बच्चों को, वो अगर प्रकाश की सहायता से दिखाया जा रहा है तो वो सामग्री प्रक्षेपित होती है, और जो प्रकाश की सहायता से नहीं दिखाई जाती है वो अप्रक्षेपित। जो बच्चों को सामग्री दिखाई जाती है प्रकाश की सहायता से, किसी बल्ब की सहायता से या किसी दीपक की सहायता से, चाहे वो मैजिक लालटेन है चाहे कुछ भी है। मैजिक लालटेन ऐसी होती है जैसे कोई लालटेन, आम लालटेन होती है, उसी प्रकार की इसके अंदर शीशा सॉरी, इस शीशे के ऊपर अंदर की तरफ चित्र चिपके हुए होते हैं या कोई भी सीनरी। अब वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जब इस लालटेन को जलाते हैं तब अंदर प्रकाश होगा, अंदर प्रकाश होने पर ये बाहर की तरफ चित्र आराम से दिखाई देंगे। तो ये मैजिक लालटेन होती है। इसी प्रकार से अन्य भी सामग्रियाँ होती हैं। अब ये शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में मोटा मोटी आप समझ चुके होंगे। अब प्रायोजना कार्य, प्रायोजना कार्य अर्थात प्रोजेक्ट, इंग्लिश में प्रोजेक्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट विधि एक समस्यात्मक कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए ही किया जा सकता है, वो प्रोजेक्ट विधि कहलाती है। किसने कहा था ये? स्टीवेंसन ने। यहाँ प्राकृतिक शब्द याद रख लेना। स्टीवेंसन की परिभाषा अगर एबेसैड में या विकल्प में प्रश्न में आ भी जाए तो प्राकृतिक शब्द याद रख लेना, प्राकृतिक के साथ स्टीवेंसन आएंगे, ये याद रखना। बाकी मैं आगे बता दूंगा इनके बारे में, परिभाषाओं का एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आपके। ये प्राकृतिक शब्द स्टीवेंसन के साथ, लेकिन इसमें कहना क्या चाह रहे हैं कि समस्यात्मक कार्य है, कोई भी समस्यात्मक कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में, यानी वहीं रहकर वहाँ जो भी सामग्री उपलब्ध है उस सामग्री का उपयोग करते हुए, उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करते हुए प्रोजेक्ट जब तैयार किया जाता है तो वो प्रायोजना कार्य कहलाता है। अन्य नहीं, ये नहीं कि हम कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ लाइट की सुविधा नहीं हो और हम वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रिशियन के जो सामग्री है वो प्रयोग करें, नहीं, वो प्रोजेक्ट पूर्ण नहीं होगा क्योंकि वहाँ लाइट भी नहीं है। तो इस प्रकार जहाँ जैसी व्यवस्था है उसी के अनुसार साधनों का प्रयोग करना। बालक
समय अपनी रुचि से विषय वस्तु एवं क्रिया में सामंजस्य स्थापित करते हुए अपनी अध्ययन गति से अधिगम करता है, सीखता है। यानी बच्चा खुद प्रोजेक्ट कार्य वैसे सामूहिक कार्य होता है, इसमें बच्चे अपने खुद की रुचि के अनुसार कार्य करते हैं तो सीखते भी अच्छे ढंग से हैं, जल्दी सीखते हैं और वास्तविक जीवन की अनुभूति होती है उन्हें। जन्मदाता कौन थे इसके? किलपैट्रिक। वैसे शुरुआत किलपैट्रिक के गुरु थे जॉन ड्यूवी। इन्होंने जॉन ड्यूवी भी लिखा हुआ मिलता है और कई जगह जॉन डीवी ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, तो ये किलपैट्रिक के गुरु थे। इन्होंने शुरुआत की थी किसकी? प्रायोजना विधि की, लेकिन इसको पूर्ण रूप से विकसित किलपैट्रिक ने किया, तो जन्मदाता किलपैट्रिक को ही माना जाता है। प्रायोजना विधि के सोपान 6 मान्य आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन से? जैसे परिस्थिति का निर्माण करना, योजना का चयन करना, योजना का कार्यक्रम बनाना, योजना का क्रियान्वयन करना, योजना के कार्य का मूल्यांकन करना और लेखा जोखा करना। एक बार पुनः समझिए। जैसे सबसे पहले तो जहाँ जैसी भी व्यवस्था है उसी के अनुसार परिस्थिति का निर्माण करना। सबसे पहले तो वहाँ जो संसाधन उपलब्ध हैं उनके अनुसार माहौल बनाना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, उसके अनुसार एकदम वहाँ तथ्यों को इकट्ठा करना है। सारे के सारे संसाधन इकट्ठे कर लिए, अब इनमें से योजना का चयन करना। अब इन सारे के सारे तथ्यों को इकट्ठा करके इनमें से किसी एक तथ्य को चुनना है हमें कि इस पर काम करेंगे। विकल्प तो बहुत हैं, लेकिन हम किसी एक विकल्प को लेकर काम करेंगे। तब उससे सबसे पहले तो परिस्थिति का निर्माण किया, माहौल बनाया। सबसे पहले माहौल बनाना, फिर कोई एक तथ्य उनमें से लिया कि हम इस प्रोजेक्ट पे कार्य करेंगे। वो एक प्रोजेक्ट लिया और उस एक प्रोजेक्ट पर फिर क्या करना है? चयन हो गया। योजना का कार्यक्रम बनाना, फिर इस प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम एक कार्यक्रम बनाएंगे, एक रूपरेखा तैयार करेंगे कार्यक्रम की। उस रूपरेखा को बनाने के बाद हम क्या करेंगे? क्रियान्वयन करेंगे। क्रियान्वयन यानी उस पर काम करेंगे। सबसे पहले बहुत सारे ऑप्शन ले लिए, अब इनमें से एक ऑप्शन का चयन किया और फिर उस एक ऑप्शन का चयन करके उसके अनुसार कार्यक्रम बनाया। कार्यक्रम बनाकर फिर काम किया उस पर। कार्यक्रम बनाने से काम नहीं होता, रूपरेखा तैयार कर ली, फिर उस रूपरेखा के अनुसार काम करेंगे, वर्क करेंगे। फिर वर्क करने के बाद हमें क्या मिला? कुछ मिला। उस जो कुछ भी मिला है, चाहे वो कुछ लिखाई में मिला, चाहे काम का प्रतिफल मिला, कुछ भी मिला, उसका मूल्यांकन करना है। उसके बाद में हम मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन सही हुआ या गलत हुआ, कैसा परिणाम रहा, हमें कितने प्रतिशत मूल्यांकन में नंबर मिले या जो कुछ भी है, मूल्यांकन अर्थात आकलन हमने किया, हमें कितनी सफलता मिली या असफलता मिली, जो कुछ भी जैसा भी हुआ इस क्रियाकलाप में, उसको हम लिख लेंगे अंत में। तो ये प्रोजेक्ट की क्रिया विधि है। इसके 6 पद माने गए मुख्य रूप से आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। वैसे तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग चरण बताए इसके। जैसे किलपैट्रिक ने इसके 4 सोपान बताए हैं। एक तो उद्देश्य या परिस्थिति का निर्माण करना, ये तो पहले भी उसमें भी था। सबसे पहले परिस्थिति का निर्माण कीजिए, फिर उनमें से एक का चयन करके उस पर योजना बनाइए और फिर योजना बनाकर काम कीजिए, क्रियान्वयन और अंत में मूल्यांकन। तो सबसे पहले परिस्थिति का निर्माण है, फिर योजना बनाना और फिर क्रियान्वयन करना। योजना बनाना ये तो कागज़ कार्रवाई होती है, इसमें कुछ नहीं होता है। हमारे दिमाग में बात फिट हो गई, वो योजना बनाना, दिमाग से योजना बनाएंगे। लेकिन क्रियान्वयन ये उस पर काम करना पड़ता है, इस योजना को सफल बनाने के लिए इस पर काम करना पड़ता है, वो होता है क्रियान्वयन। और इस क्रियान्वयन यानी काम करने के बाद हमें जो फल प्राप्त हुआ है
उसको हम मूल्यांकन में देखते हैं कि हमें सफलता मिली या असफलता मिली, कितना कुछ हमें प्राप्त हुआ, वो मूल्यांकन में आता है। ये 4 सोपान बताए थे किलपैट्रिक ने। प्रायोजना विधि के गुण। अगला टॉपिक है गुण। गुण इसके क्या है? ये नंबर 1 मनोवैज्ञानिक है। ये अधिगम स्थायीकरण होता है। इस विधि के द्वारा अगर किसी ने कुछ सीखा है तो वो स्थायी होगा। रटने वाला स्थायी नहीं रहता, लेकिन ये हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है इससे। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, क्योंकि खुद करके देखते हैं काम तो आत्मविश्वास में वृद्धि होना स्वाभाविक है। सामाजिकता की भावना का विकास होता है। समूह में जब काम करेंगे तो इससे सामाजिकता का विकास होगा, सामाजिकता की भावना का विकास होगा। और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि होगी। वातावरण है, पर्यावरण है, इसके बारे में हमें ज़्यादा ज्ञान होगा, पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि होगी। अब इसके दोष भी हैं दोस्तों, सिर्फ गुण ही नहीं दोष भी हैं। कौन से? लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो गुण ज़्यादा हैं, दोष कम है। दोषों में हम देख सकते हैं अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। संसाधनों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तो खर्चीली भी होती है। ज़्यादा संसाधन हम लाएंगे तो खर्चीली होगी, खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा और समय अधिक लगेगा। मान लीजिए एक पाठ पढ़ाना है तो पाठ है सर जी ने आधे घंटा में पढ़ा दिया, लेकिन उसी पाठ को जब इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाएंगे गुरुजी तो 3-4 दिन लगेंगे ये पाठ पूरा करने में। तो इस प्रकार है समय ज़्यादा लगता है। इससे संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाना असंभव है। हाँ, कोई प्रोजेक्ट वाला पाठ है उसको पढ़ा सकते हैं, लेकिन पूरा पाठ्यक्रम, संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाना असंभव है इसके द्वारा। गहन अध्ययन असंभव, इसमें गहन अध्ययन नहीं किया जा सकता। एकांत में बैठकर पढ़ते हैं ना गहन अध्ययन, वो इसमें नहीं होता है। सामूहिक रूप से कार्य होने के कारण व्यक्तिगत रुचियों की अवहेलना होती है। कई एकांत प्रिय व्यक्ति होते हैं तो वो व्यक्तिगत रुचि के धनी होते हैं, उनके लिए समस्या पैदा हो जाती है। यहाँ व्यक्ति की अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग इच्छा होती है, अलग अलग विद्यार्थी होते हैं, वो अपने हिसाब से सोचते हैं। तो यहाँ तो काम सामूहिक रूप से हो रहा है, इसलिए उनकी व्यक्तिगत इच्छाएं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो ये अवहेलना होती है। पाठ्यक्रम पूरा करवाने में शिक्षक को कठिनाई आती है। ये तो हमने बता ही दिया पीछे, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगता है, जबकि पाठ्यक्रम पूरा करवाना गुरुजी के लिए आवश्यक होता है। वो समय पर पाठ्यक्रम पूरा करवा नहीं सकते हैं। इस प्रकार है इसके दोष भी हैं साथियों। प्रोजेक्ट, ये तो विधि के बारे में हमने मोटा मोटा पढ़ लिया। अब प्रोजेक्ट है क्या? उस प्रोजेक्ट को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने ढंग से दूसरे रूप में बताया। जो एक आया था ना इस विधि में, योजना बनाना फिर क्रियान्वयन करना, उसी को हम प्रोजेक्ट कह रहे हैं। योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, फिर मूल्यांकन करना, ऐसे आया था ना। तो क्रियान्वयन करना यानी जो भी हमने योजना बनाई उस पर कार्य किया, वो कार्य है वही प्रोजेक्ट है। कार्य किया, क्रिया जिसमें होती है। तो थॉमस एम रिस्क ने 3 प्रोजेक्ट बताए। उत्पादनात्मक परियोजनाएं, सीखने से संबंधित परियोजनाएं और बौद्धिक या समस्यात्मक परियोजनाएं। ये पीछे हम चर्चा करके आए हैं, वही हैं। उत्पादनात्मक यानी उत्पादन निर्माण करना, सीखना। वैसे इसको स्मृति स्तर, बौद्धिक स्तर और चिंतन स्तर उस रूप में भी समझ सकते हैं। है वही उत्पादन करना, निर्माण है, फिर उसमें उससे कुछ सीख अर्जित करना और फिर जो समस्या बनी है उसका समाधान करना, ये इसमें बताया गया है। किलपैट्रिक ने 4 प्रोजेक्ट बताए। एक सृजनात्मक और रसास्वादनात्मक, समस्यात्मक और चौथा बताया अभ्यासात्मक। ये अभ्यास का मतलब है कोई क्रिया करना, अभ्यास तैरना, काम करना, हंसना, खेलना, शिक्षण करवाना, ये क्या है? अभ्यासात्मक। और सृजनात्मक में
मॉडल बनाना, खिलौना बनाना, ताजमहल का चित्र बनाना या हवा महल का चित्र बनाना, विभिन्न प्रकार के जो टुकड़े बिखरे पड़े हैं उनको इकट्ठा करके उनसे कोई नई चीज़ बनाना, कोई नई वस्तु बनाना, ये सृजनात्मकता में आते हैं। रसास्वादनात्मक, इसमें क्या होता है, रस हिंदी में पढ़ते हैं ना, रस क्या होते हैं, कार्य का आनंद लेना, हमने जो कुछ बनाया उसका आनंद लेना, सौंदर्यानुभूति करना, जैसे संगीत सुनना, चित्र देखना, ये रसास्वादनात्मक में आते हैं। समस्यात्मक में इसका उद्देश्य बौद्धिक रूप से किसी समस्या का समाधान करना। समस्यात्मक में क्या आता है, किसी समस्या का समाधान करना। और अभ्यासात्मक हमने देख ही लिया कि अभ्यास करना, तैरना हो चाहे गीत गाना हो, सुनना नहीं गाना, चाहे खेलना हो, ये सारे के सारे अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। एक अन्य मनोवैज्ञानिक वे थे एल्सवर्थ कॉलिंस, उन्होंने 4 प्रोजेक्ट बताए। कौन कौन से, खेल, सैर सपाटा जिसे भ्रमण भी कहते हैं, खेलना, भ्रमण करना, कहानी, नैतिक प्रोजेक्ट। ये मुख्य ज़्यादा याद मत रखो इनके बारे में, चाहे बस कई बार पूछ लेते हैं कितने प्रोजेक्ट बताए हैं, 4। छात्र संख्या के आधार पर भी प्रोजेक्ट को डिवाइड किया जा सकता है, जैसे व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत है, इसमें प्रत्येक छात्र को प्रोजेक्ट दिया जाता है, हर विद्यार्थी को अलग अलग प्रोजेक्ट दिया जाता है कि तेरे को ये करना है, तेरे को ये बनाना है, तेरे को ये बनाना है, जिसे वह पूर्ण करता है। जैसे मानचित्र बनाना, चित्र आदि, ये तो व्यक्तिगत होते हैं। और कई होते हैं सामूहिक, छात्र एक दूसरे के सहयोग से प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। जैसे विद्यालय किसी एक से नहीं चलता है, सभी मिलकर, विद्यार्थी हैं, शिक्षक भी हैं, प्रधानाध्यापक और अन्य भी सदस्य जुड़े हुए, गांव के सदस्य जुड़े हुए होते हैं, सीएमसी होती है, तो ये एसएमसी होती है। इनके जो सदस्य हैं वे सारे के सारे विद्यालय में आते हैं। सहकारी दुकान किसी एक से नहीं चलती है, उसमें भी बहुत सारे सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, वे मिलकर चलाते हैं। बैंक है, बैंक किसी एक का नहीं है, सभी का मिला जुला होता है इसमें। तो ये प्रोजेक्ट सामूहिक रूप से भी होते हैं कई। अगला, उद्देश्य के आधार पर 3 प्रोजेक्ट बताए हैं। कौन कौन से, किसी भौतिक सामान के निर्माण संबंधी 2 बार लिख दिया ये, किसी भौतिक सामान के निर्माण संबंधी योजना ये बनाना, और किसी बात को सीखने की योजना बनाना। एक तो भौतिक, फिर किसी बात को सीखने की योजना बनाना, जैसे कहानी लेखन, और मानसिक अथवा समस्यात्मक योजना, यानी किसी विषय के बारे में सोचना, समस्यात्मक यानी समस्या उत्पन्न हो गई, फिर अपने दिमाग से उस समस्या का हल ढूंढना, यही क्या है, समस्यात्मक योजना है। इस प्रकार दोस्तों हम इस वीडियो में आज इतना ही पढ़ेंगे, शेष अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।